इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सिलसिलेवार तरीके से सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे अमित शाह की तरफ से जाटों को मनाने के लिए जिस बैठक का आयोजन किया गया था, उसको लेकर दोस्तों मीडिया रिपोर्ट में बहुत सारे खुलासे हुए। आपको बताएंगे किस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, सारे के सारे भाजपाई नेता थे और सारे खुलासे किए गए हैं। बताएंगे आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी। साथ साथ चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर भाग केशव भाग, आखिर दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य के लिए जनता ये क्यों कह रही है, इसके बारे में पूरी आज जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। वहीं पर अखिलेश यादव ने इस इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करने वाली मीडिया का बहिष्कार करते हुए कहा कि आज के बाद कभी नहीं लौटूंगा। दोस्तों बताएंगे इसके बारे में विस्तार से जानकारी। और भाजपा के लिए काम करने वाले गोदी मीडिया की पत्रकारों की समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के कार्यक्रम में कितनी बुरी हालत है। आरएलडी के कार्यक्रम के दौरान जोरदार तरीके से कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों को पीटा है। दोस्तों बताएंगे आपको पूरी जानकारी के बारे में। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर पंजाब में लाइव डिबेट में टीवी में हुई कांग्रेस पार्टी और अकाली कार्यकर्ताओं की जोरदार मारपीट, कई लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। इसी के साथ में समाजवादी पार्टी की पूरी लिस्ट जारी हो गई है। दोस्तों वहीं आपको बताएंगे एक और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री का बेटा अब गिरफ्तार होने जा रहा है। दोस्तों क्या है ये पूरा मामला। इसी के साथ में गन्ना मंत्री को सीधे घेर लिया राकेश टिकैत ने, जिसके बाद निमियाने लगे बीजेपी के गन्ना मंत्री एक भी सवाल का नहीं दे पाए जवाब। आपको बताएंगे आखिर क्यों जाट महासभा की तरफ से जयंत चौधरी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए बीजेपी से वादा करने के लिए कहा गया है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर इस बार साइकिल की रफ्तार 250 के पार समझते हैं और राज्य में जोरदार परिवर्तन होने जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। और इस बार के चुनाव में किसान करेंगे क्रांति। आप लोग की क्या कुछ राय है, अपनी राय जरूर स्पष्ट करिए। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जाट नेताओं को मनाने के लिए बीजेपी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीजेपी के गोदी मीडिया ने एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों अब जो खुलासा सामने आया है, जहां पर दैनिक भास्कर की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि अमित शाह की रैली में जयवीर सिंह जिसको कुर्सी दी गई थी, वो बीजेपी के 22 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बुलाए गए ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, यानी जितने भी जाट नेता थे लगभग सारे बीजेपी के लोग थे। और इनके साथ बैठक करके अमित शाह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जाट समाज के लोगों को साथ लिया है, जबकि यही सारे नेता है जो बीजेपी के, जिन्होंने किसानों के आंदोलन में हो रही प्रताड़ना को लेकर एक शब्द नहीं निकाला था, बीजेपी के खिलाफ कोई शब्द बोलने को तैयार नहीं था। और जब इनकी समाज में अपनी ही पकड़ छूट गई है, लेकिन उसके बावजूद अमित शाह ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जाट नेताओं से लगातार मुलाकात करके जाट समुदाय को अपने साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये पूरी तरीके से बोगस दिखाई पड़ता है। आप लोग की क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भाग केशव भाग सोशल मीडिया से लेकर आखिर जनता क्यों लगा रही है नारा केशव प्रसाद मौर्य को, इस तरीके से भागने के लिए क्यों कहा जा रहा है। आपको बता दें कि एक और न्यूज जो जानकारी सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों ये ट्रेंड बनता जा रहा है, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य जहां भी दिखाई पड़ते हैं अपने क्षेत्र के अंदर लोग यही नारा लगा देते हैं और भागने के लिए कह देते हैं। दोस्तों इसी के साथ में बीजेपी के ज्यादातर नेताओं के साथ आजकल यही चल रहा है। सभी जगह बीजेपी के नेताओं को कहा जा रहा है कि भाग, बीजेपी के नेता भाग। और इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो अखिलेश यादव सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों रैलियों पर बैन लगा हुआ है। और ऐसे में अखिलेश यादव TV9 के स्टूडियो में पहुंचे थे इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन उस दौरान अखिलेश यादव बिना सर पैर के सवाल पूछे जा रहे थे, यानी दोस्तों बिना फैक्ट के, बिना फैक्ट चेक के कोई भी सवाल जो बीजेपी के लोग अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हैं, वही सवाल बार बार रिपीट किया जा रहा था। जिसके बाद अखिलेश यादव को समझ में आ गया कि ये लोग भी ईमानदार पत्रकारिता करते हैं, जैसे उन्होंने इससे पहले 2 और मीडिया वालों को ईमानदार बोला था, आप लोग जानते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव का चढ़ा पारा और एंकर से कहा कि चलिए बात करते हैं किसानों पर, जिसके बाद एंकर हो गया रेडी। लेकिन दोस्तों जैसे ही अखिलेश यादव ने 2-3 सवाल पूछने शुरू कर दिए, उसके बाद एंकर भी लगा मिमियाने और अखिलेश यादव को समझ में आ गया कि इनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, इनके पास न फैक्ट है न डेटा है, बस भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए और बीजेपी का माहौल बनाने के लिए बीजेपी के आरोपों को सच बताकर सवाल पूछे जा रहे हैं। जिसके बाद अखिलेश यादव ने कह दिया कि आप लोग 22 हैं बीजेपी के पक्ष में, यानी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेते हैं, पक्षपाती हैं आप लोग। जिसके बाद उन्होंने कह दिया कि मैं कभी भी TV9 को अब अगला इंटरव्यू नहीं दूंगा। अखिलेश यादव के जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि दोस्तों पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि शाबाश अखिलेश यादव जी, आखिर किसी नेता ने तो आज हिम्मत दिखाई गोदी मीडिया को आईना दिखाने की। जिस भाषा में वो बात करते हैं उसी भाषा में जवाब देने की जरूरत है। आपका इंटरव्यू आज देश भर के नेताओं के लिए नजीर बन गया है। वो बात उसी से होगी जो मुद्दों की बात करेगा, गरीबों किसानों की बात करेगा। यानी सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं। आप लोग की क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने पहले उन्नाव पीड़िता की मां को दिया था टिकट, अब सोनभद्र की पीड़िता को भी दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट। उत्तर प्रदेश के अंदर महिला उम्मीदवारों को ढूंढने में प्रियंका गांधी अब लगातार सफल होती दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी ने पहले उन्नाव रेप पीड़िता की मां पर दांव, उनको टिकट देकर चुनाव लड़ाया था, और अब सोनभद्र नरसंहार में अपने भाई को खो चुकी महिला को टिकट देने के फिराक
में है कांग्रेस पार्टी, यानी राज्य के अंदर जिन लोगों को बीजेपी सरकार में न्याय नहीं मिला, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उन सभी को टिकट देकर जनता से न्याय करने के लिए कहा जा रहा है। इसी के साथ में जयंत चौधरी के चुनावी कार्यक्रम में भी पत्रकारों के साथ जोरदार हाथापाई, कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से पीटा, बदसलूकी भी की गई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी में जुटे आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। वहां पर वृंदावन गार्डन पर उन्होंने एक सभा को संबोधित किया, लेकिन इस कार्यक्रम में पत्रकारों संग बदसलूकी की गई, अभद्रता का भाषा का इस्तेमाल किया गया। हालांकि दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया के लोग आए थे आरएलडी की रैली को फ्लॉप बताने के लिए और जयंत चौधरी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए, जिसके बाद इस तरीके से कार्यकर्ताओं को नजर आया तो उन्होंने पूरी तरीके से इलाज कर दिया। एक और अपडेट की माने तो टीवी डिबेट में भिड़ गए कांग्रेस पार्टी और अकाली दल के कार्यकर्ता, कई लोग घायल हो गए, एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ा। आपको बता दें कि मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार को और तेज कर दिया है। चुनाव आयोग की रैलियां, रोड शो पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब नेता टेलीविजन डिबेट जैसे माध्यमों से प्रचार के जरिए एक के बाद एक डिबेट दिन में कई बार कर रहे हैं। और ऐसे में टीवी डिबेट के दौरान पंजाब के बठिंडा के अंदर दो पार्टी के नेता एक दूसरे के आमने सामने आ गए। आपको बता दें कि बठिंडा के अंदर रामपुरा फूल की ये घटना है, जहां पर दोस्तों एक स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी और अकाली दल के नेता स्थानीय बब्बर टीवी चैनल पर डिबेट कर रहे थे और इस दौरान कांग्रेस और अकाली दल के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, गाली गलौज भी हुई, मारपीट भी हुई। मामला इतना बढ़ गया कि कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता का सिर फूट गया, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ा। एक और जानकारी है, जहां पर सपा की 56 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें बीजेपी से आए दारा सिंह को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि लखीमपुर जनपद के धौरहरा से वरुण चौधरी को टिकट दिया गया है, जबकि मोहम्मदी सीट से दाऊद अहमद को मौका दिया गया है। अमेठी जनपद में तिलाई से नईम गुर्जर को ताल ठोकने का मौका दिया गया है, जबकि इलाहाबाद के जनपद की फूलपुर सीट से मुर्तजा सिद्दीकी चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए और टिकट पे चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। वहीं पर बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी ने घोसी विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा कई सारे और दल बदलुओं को भी समाजवादी पार्टी की तरफ से मौका दिया गया है। आपको बता दें कि रमाकांत यादव को और बसपा के राम अचल राजभर को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। वैसे ये सारे दिग्गज नेता है अपने दम पर किसी पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर समर्थन जुटाते हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से उन पर भरोसा भी किया गया है। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो हाथरस में जनता ने बीजेपी के कार्यालय पर जाकर जोरदार हंगामा करते हुए कहा कि पब्लिक तो मोदी और योगी की दीवानी है, बाहरी प्रत्याशी को यहाँ पर लाना आपकी नादानी है। यदि जनता नहीं कह सकते बीजेपी के समर्थक थे, लेकिन उनकी तरफ से ये नाराजगी जाहिर की गई है कि टिकट ऐसे अरे गहरे लोगों को दिया जा रहा है जिनका हमारे विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है, केवल पैसे लेकर भी दिए जा रहे हैं। मोदी योगी का समर्थन करते हैं लेकिन करेंगे बीजेपी प्रत्याशी का विरोध, इस तरीके की भी नारेबाजी की गई है। एक और अपडेट की माने तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और भाजपा के विधायक नीतीश राणे की अग्रिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। नीतीश को 10 दिनों के अंदर जिला न्यायालय के अंदर सरेंडर करना पड़ेगा, इसका आदेश जारी कर दिया गया है। यानी भाजपा का नेता जो केंद्रीय मंत्री है, उनका जो बेटा है, अब उसकी गिरफ्तारी पूरी तरीके से सुनिश्चित हो चुकी है। दोस्तों ये मामला बड़ा इसलिए है क्योंकि बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों के बेटों की गिरफ्तारी इस तरीके से लगातार जारी है। इससे पहले अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को भी गिरफ्तार पुलिस की तरफ से किया गया था। और इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर नीतीश राणे को भी अब अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई है। अब जिला न्यायालय के सामने जाकर सरेंडर करना पड़ेगा, उसकी भी गिरफ्तारी होगी। इसी के साथ में यूपी के गन्ना मंत्री से सवाल पूछने लगे राकेश टिकैत, तो सुरेश राणा को कोई जवाब नहीं सूझा तो देने लगे ऐसे बयान, जो अपने आप में दोस्तों ये दिखाता है कि उनके पास कोई जवाब देने के लिए नहीं था। तो कह रहे थे कि योगी जी को धन्यवाद देना चाहिए, राकेश टिकैत जी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन जैसे ही राकेश टिकैत ने पूछा कि ये मंत्री जी ये बता दे कि आपने गन्ने का पेमेंट कितना किया है, किन लोगों को किया है, कि आपके क्षेत्र के अंदर 1 साल पहले गन्ना देकर आए सभी लोगों का पेमेंट हो गया, तो इसके ऊपर सुरेश राणा जवाब देने के बदले योगी आदित्यनाथ और मोदी का धन्यवाद करने के लिए राकेश टिकैत से कह रहे थे। जिसके बाद टिकैत ने कह दिया कि आप मंत्री हैं, मैं जानता हूं कि आपकी मजबूरी है, आप कह नहीं सकते, लेकिन अभी प्रदेश की हकीकत ये है कि राज्य के अंदर लोगों को अपना पेमेंट नहीं मिला, एक साल से उनका पेमेंट रुका हुआ है। इसी के साथ में दोस्तों जयंत चौधरी को डिप्टी सीएम बनाने का वादा करे जाट महासभा ने बीजेपी से शर्त रखी है। आपको बता दें कि बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जाट समाज के बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की थी और ऐसे में बीजेपी से समाज को जोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग जरूर कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने जिस तरीके से भाजपा को तगड़ा झटका दिया और भारतीय जनता पार्टी से कह दिया कि वो कोई चवन्नी नहीं है जो एक बार उछालोगे और पलट जाएंगे, हम किसानों की राजनीति करते हैं और किसानों का जो अपमान किया गया है, 700 किसानों की मौत हो गई है, उनके परिवार उजड़ गए हैं और हमें आने के लिए आप कहते हैं आमंत्रण देना है तो उन लोगों को दीजिए। इसी के साथ में दोस्तों जयंत चौधरी की इस टिप्पणी के बाद बीजेपी के नेताओं को समझ में आने लगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राह नहीं है आसान। इसी के साथ में जाट महासभा के अध्यक्ष ने बीजेपी से जयंत चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा करने पर समर्थन देने की बात कही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जाट महासभा के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ से
बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समाज का समर्थन पाने के लिए बड़ा ऑफर उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा करती है तो सारे जाट यूपी के अंदर बीजेपी के पक्ष में एकजुट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने करीब 21 जाट उम्मीदवारों को टिकट दिया है। आरएलडी से कई सारे और जाट उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, सबको साथ लिया जा सकता है। और ऐसे में दोस्तों उनकी तरफ से जो बीजेपी को ये ऑफर दिया गया है, देखते हैं बीजेपी के लोग इस पर क्या कुछ कहते हैं। लेकिन एक बात तय है, जयंत चौधरी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अभी की बिल्कुल स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी का ऐलान। कहा पंजाब में सीएम चेहरे के साथ लड़ेंगे चुनाव, सिद्धू और चन्नी ने उठाई थी मांग। वही दोस्तों बुरे वक्त में क्या राज बब्बर अभी कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ देंगे? समाजवादी पार्टी में जाने को लेकर अटकलें है तेज। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को कितनी और परीक्षाएं देनी होगी, इसका जवाब ढूंढने से नहीं मिल पा रहा। एक के बाद एक कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के बुरे वक्त में पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़कर निकल लिए थे और अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि दिग्गज नेता राज बब्बर भी समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। इसकी भी अटकलें जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद की तरफ से ट्वीट करते हुए इन अटकलों को और तेज कर दिया गया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अभिनेता जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि इसको लेकर दोस्तों स्पष्टीकरण न कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया है न राज बब्बर की तरफ से आया है। यानी कहीं न कहीं बातचीत हो सकती है, चल रही हो। और राज बब्बर समाजवादी पार्टी में चले जाए तो ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि पहले सपा के नेता ही रहे हैं। इसी के साथ में चंद्रशेखर आजाद का दावा, कहा सीएम योगी आदित्यनाथ को हराकर इतिहास को दोहराऊंगा और गोरखपुर की जनता भी इतिहास दोहराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसी के साथ में 31 जनवरी को अखिलेश यादव नामांकन भरेंगे। बीजेपी अखिलेश के सामने अपना प्रत्याशी वापस लिए। करहल से 1.60 लाख मतदाताओं के समर्थन से जीतेंगे अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव का बड़ा बयान। इसी के साथ में पप्पू यादव और मायावती के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी किया विरोध। कर रहे छात्रों का समर्थन। आपको बता दें कि ट्विटर ने कांग्रेस पार्टी के कई ट्विटर हैंडल को बंद करा दिया। उसका जवाब बताता है कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से प्रतिबंध लगाए गए हैं। दरअसल दोस्तों दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आयोजन किया था। इसमें आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठी चार्ज का विरोध किया। श्रीनेत ने कहा कि युवाओं के खिलाफ साजिश रची जा रही है, परीक्षाओं के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, उन्होंने रोजगार को खत्म करने का काम किया है। परीक्षाएं रद्द होती है, पेपर लीक होती है। रेलवे जो पहले सबसे ज्यादा रोजगार देता था अब परीक्षा नहीं करा पा रहा। जो पहले परीक्षा के लिए योग्य थे अब वो योग्य नहीं होंगे। 28 तारीख यानी दोस्तों आज रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया गया है बिहार के अंदर और इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। राहुल गांधी ने ट्विटर को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने ट्विटर को चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि ट्विटर ने कांग्रेस पार्टी के कई ट्विटर हैंडल को बंद कर दिया है। ट्विटर का यह जवाब दर्शाता है कि यह सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का किस तरीके से दुरुपयोग करती है। ट्विटर का रिस्पॉन्स हमारे और राहुल गांधी जी के स्टैंड को इंडिकेट करता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी के फॉलोवर्स तेजी से बढ़ते हैं लेकिन उसे कम कर दिया जाता है। तानाशाह सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी बख्शने के मूड में नहीं है। लोकतंत्र में अगर सरकार के खिलाफ जो आवाज उठे वो ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे, ये उसके कारण हो रहा है। विरोध को दबाने की कोशिश हो रही है। ट्विटर का जवाब हमारे आरोप को सही ठहराता है। इसी के साथ में आपको बता दें दोस्तों कि लोक पोल की तरफ से कराए गए ओपिनियन पोल में दावा किया गया है कि 40 सीटें हैं गोवा में, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को 18 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 14 और एमजेपी पार्टी और उनके पूरे गठबंधन को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 और आदर्श को 4 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ में एक और जानकारी है जहां पर अपनी ही सरकार के खिलाफ मैदान में उतरेंगे हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी। पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि मांझी हमेशा छात्रों के साथ खड़े रहते हैं और उनके हितों के लिए आवाज उठाते रहते हैं। ऐसे में आरआरबी और एनटीपीसी मामले को लेकर बुलाए गए बंद का हम नैतिक तौर पर समर्थन करेंगे। आरआरबी की मनमानी से नाराज छात्र संगठनों ने 28 जनवरी यानी आज बिहार बंद का ऐलान किया है। एनटीपीसी सीबीटी 1 की परीक्षा के रिजल्ट में धांधली और ग्रुप डी के लिए 2 बार परीक्षा आयोजित करने के विरोध में छात्र सड़कों पर उतरेंगे और सरकार से अपनी मांगों को मनवाने की अपील करेंगे। इधर छात्रों के बिहार बंद को महागठबंधन ने भी पूरा सपोर्ट किया है। साथ ही साथ जन अधिकार पार्टी के नेता और सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी छात्रों की मांग को जायज ठहराया है। बता दें आपको कि सत्ताधारी हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने छात्रों को बिहार बंद का समर्थन खुले तौर पर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी जो सरकार में है और इसीलिए अपना मोरल सपोर्ट देती है। साथ ही साथ दोस्तों बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर के चुनाव लड़ने पर उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि काफी मुश्किल था फैसला, पार्टी के डिफॉल्टर को टिकट दे दिया और इसीलिए मैं चाहता था कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है जिसके खिलाफ अब मुझे लड़ना पड़ेगा और मनोहर पर्रिकर की ये सीट है, परंपरागत सीट है और इसीलिए मैं चुनावी मैदान में उतरा हुआ हूँ, बीजेपी के खिलाफ हूँ। वही आपको बता दें कि बिहार में शुरू हुआ विरोध और तेज हो गया दोस्तों। एनएसयूआई यानी कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन ने दिल्ली के
अंदर भी खोला मोर्चा। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे NSUI के कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री का पुतला फूंक कर जोरदार विरोध जाहिर कर दिया है। इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को भीख बताते हुए चडूनी बोले, कहा कांग्रेस और अकालियों से भी एक वोट मांगो, MSP पर जज ने नहीं बनाया फैसला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सालाना 6,000 रूपए दिए जाने को लेकर निशाना साधते हुए गुरनाम सिंह चडूनी ने राज्य के अंदर किसानों की सरकार बनाने की अपील जनता से कर दी है। इसी के साथ में दोस्तों सुखपाल खैरा जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है, उनको मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर सशर्त जमानत दे दी गई है। इसी के साथ में एक और जानकारी की माने दोस्तों तो फिर धोखा दिया सरकार ने, इसलिए हम करेंगे बिहार बंद। रेलवे NTPC की बहाली में धांधली की जांच कमेटी सिर्फ यूपी चुनाव तक मुद्दे को टालने की कोशिश है, 15 दिन में जांच क्यों नहीं। वहीं शिक्षकों छात्रों पर मुकदमा करके फंसाया जा रहा है, यह बीजेपी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। पप्पू यादव की तरफ से ट्वीट करते हुए निशाना साधा गया। वहीं पर प्रियंका गांधी ने पीड़ित छात्रों से बातचीत की है। प्रयागराज में पीड़ित प्रतियोगी छात्रों से बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा और अपनी आप बीती भी सुनाई है। सभी छात्रों ने बताया किस तरीके से उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, उनके साथ मारपीट की गई खुले तौर पर और पुलिस प्रशासन के इशारों पर की गई है। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ फैसले लिए गए हैं, कुछ लोगों को सस्पेंड जरूर किया गया है, लेकिन दोस्तों इस तरीके से किसी के हॉस्टल में घुस जाना और ताबड़तोड़ लाठी बजाना कहीं न कहीं दिखाता है कि कुछ ऊपर से संकेत जरूर मिले थे और इसके बाद कार्यवाही करने के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। इसी के साथ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने समाजवादी पार्टी पर दांव चला है। इटावा सीट से टिकट की कतार में खड़े हैं कई सारे परिषद के बड़े बड़े दिग्गज नेता। पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को घोषणा पत्र में शामिल करने के बाद कर्मचारी संगठन समाजवादी पार्टी पर टिकट देने का दबाव बना रहे हैं। मंगलवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष सुशील कुमार त्रिपाठी और शिवबरन यादव ने बयान जारी करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए किए जा रहे कुतर्कों का जवाब देने के लिए सपा के प्रमुख को कर्मचारी प्रतिनिधि को टिकट दिया जाना चाहिए। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो बसपा ने 53 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अखिलेश यादव के मुकाबले में करहल सीट से कुलदीप नारायण को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि दोस्तों एटा से अजय सिंह यादव को मैदान में उतारा गया है। बहुजन समाज पार्टी ने गुरुवार को चौथी सूची जारी की है। 53 प्रत्याशियों की नाम की घोषणा की गई है। सुबह 6 नामों की घोषणा की गई गुरुवार को, जिसमें हाथरस से संजीव कुमार काका को, जबकि सादाबाद सीट से डॉक्टर आविन शर्मा को और सिकंदराऊ से ठाकुर अवधेश कुमार सिंह को मैदान में उतारा गया है। जबकि बसपा ने और कई सारे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। कासगंज से इंजी प्रभुदयाल सिंह राजपूत को मैदान में उतारा गया है, जबकि आमापुर से सुभाष चंद्र शाक्य को मैदान में उतारा गया है। पटियाली से नीरज मिश्रा को, अलीगंज से साउद अली खां, एटा से अजय सिंह यादव को मैदान में उतारा गया है। रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर अयोध्या में फिर 2 बाहुबलियों में सीधी जंग है। सपा से अभय सिंह को मिला है टिकट, जेल में बंद खब्बू पत्नी के सहारे लेंगे टक्कर। अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा सीट पर इस बार 2 बाहुबली एक दूसरे के आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी के अभय सिंह को समाजवादी पार्टी का टिकट देकर इसकी शुरुआत कर दी गई है, जबकि अपना दल भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जेल में बंद बाहुबली खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी को मैदान में उतारा गया है। एक और अपडेट है, जहां पर मुरादाबाद में हाजी इकराम कुरैशी साइकिल से उतरकर अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी के लिए इतने दिनों के बाद एक अच्छी खबर है। मुरादाबाद में 3 दिन के अंदर अखिलेश यादव के 2 विधायक साइकिल से उतर गए हैं। 3 दिन पहले कुंदरकी से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी रिजवान समाजवादी पार्टी को छोड़कर हाथी पर सवार हो गए, तो देहात के विधायक हाजी इकराम कुरैशी भी समाजवादी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। दोनों मौजूदा विधायक का टिकट कटने से दोनों में नाराजगी है। इसी के साथ में अपने गढ़ में भारतीय जनता पार्टी अभी फैसला नहीं ले पाई। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर जाने के बाद अब बेचैनी है कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए। इसको लेकर चर्चाएं भी चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ को पहले अयोध्या से चुनाव लड़ाने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन बीजेपी को यह सीट सुरक्षित नहीं लगी, जिसके बाद अब उम्मीदवारों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। एक और जानकारी की माने तो वोट के लिए यूपी की धरती पर भाजपा के दिग्गज नोएडा में शाह और राजनाथ सिंह, बिजनौर में योगी आदित्यनाथ ने घर घर जाकर प्रचार किया है। लेकिन दोस्तों प्रचार के दौरान कोरोना तो मानते ही नहीं है बीजेपी के लोग। खुद अमित शाह बिना मास्क के प्रचार कर रहे थे, पर्चे बांट रहे थे और पर्चों में थूक लगा लगा के दे रहे थे, जो अपने आप में दिखाता है कि कोरोना के गाइडलाइंस की धज्जियां खुद गृह मंत्री अमित शाह उड़ा रहे हैं और बाद में जनता से कहते हैं कि मास्क लगाइए और ये सब करिए। हालांकि दोस्तों कोरोना को लेकर मास्क और गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि गृह मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक संदेश जनता के बीच में जाए कि कोरोना के नियमों का उल्लंघन करना ये कानूनी अपराध है, चाहे वो गृह मंत्री हो या दुनिया या देश का कोई भी बड़ा नेता हो। इसी के साथ में आजाद यानी दोस्तों गुलाम नबी आजाद को पद्म सम्मान दिए जाने पर बोले वीरप्पा मोइली, कहा ये पद्म सम्मान फैसला कोई दोष और गुण को देखकर नहीं लिया है, राजनीति पर आधारित फैसला है। बीजेपी के लोगों ने ये जो फैसला लिया है इसमें केवल और केवल राजनीति है। ऐसा नहीं है कि गुलाम नबी आजाद को बीजेपी के लोग बहुत सम्मान देना चाहते हैं और इसीलिए ऐसा किया है। कारण एक है कि बीजेपी के लोग चाहते हैं कि कुछ राजनीति में उनके साथ में आए और कुछ सांठगांठ करके कुछ नई रूपरेखा आगे के लिए खींची जाए। साथ ही साथ दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी बवाल मामले को लेकर केस दर्ज हुआ, खान सर अंडरग्राउंड, इस तरीके की बातें बताई जा रही है। कहा जा रहा है
मोबाइल स्विच ऑफ है। नोटिस भेजेगी पुलिस, इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। साथ साथ आपको बता दें कि पूर्व मंत्री जगमोहन कांग के बेटे के लिए मांगा टिकट। सोनिया गांधी को पत्र लिखते हुए कहा कि चन्नी मुझसे जलते हैं और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे टिकट देंगी। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आप लोग को ये भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।